हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी लेवल 2 2018 वाला पेपर स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर है ये, सेट ए। इसमें हम 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेकेंड, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस गार्डनर ने प्रपोज नहीं करी है। फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, गार्डनर का क्वेश्चन कल भी आया था, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनता है। मैंने कल भी बताया था पीआरटी वाले पेपर में, आज टीजीटी वाले में आया। तो ऑप्शन है इसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट, नॉट पे गौर करना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट सेम। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है एंड लर्निंग डिसेबिलिटी वो सेम नहीं है। ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी इसेंशियली हैज़ IQ स्कोर लेस देन 70, यानी जिसमें LD है उसका IQ 70 से कम होना ही होना है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर्स बिफोर 18, यानी कि 18 ईयर की एज से पहले ही हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता चल जाता है। ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बोथ आर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। जो ये है ना कि जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उस बच्चे का IQ 70 से कम होना ही होना है, इसेंशियल है, ये इसका राइट ऑप्शन है। जो उसने पूछा है ना कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो सही नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन पेरेंट वर्क प्लेस एज पर द ब्रोनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड, जो ब्रोनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ना, इससे एक क्वेश्चन बनता है एस्टेट में। ये एस्टेट में पूछ जाती है स्पेशल, और इससे एक क्वेश्चन बनता है। इसमें ना 5 लेवल बताए गए हैं, ऐसे ही मैंने याद किया हुआ है। MME MC, माइक्रो सिस्टम है, फिर मीजो सिस्टम है, फिर एक्सो सिस्टम है, देन मैक्रो है, देन क्रोनो है। अगर किसी को इसके बारे में इस थ्योरी के बारे में जानना है या समझनी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। इस थ्योरी से एक क्वेश्चन बनता है, ब्रोनर की थ्योरी से। तो इसने पूछा है जो पेरेंट का वर्क प्लेस है वो कौन सा सिस्टम के अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आएगा एक्सो सिस्टम के अंदर। ठीक है, पहला सिस्टम जो बच्चे के पेरेंट है या फिर होम है। नेक्स्ट है उसका स्कूल है, उसका पीयर ग्रुप है। एक्सो में आ जाएगा जो इनडायरेक्ट अफेक्ट करेंगे बच्चे के डेवलपमेंट को, जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस है या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उस तरह से। इसमें आ जाएंगे आपके कल्चर वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी, लॉज कल्चर ये चीज़ें आ जाएंगी, ये हायर लेवल पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, पेरेंट्स का वर्क प्लेस बच्चे के डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, एक्सो सिस्टम के अकॉर्डिंग अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, ए मदर जेंटली स्ट्रोक्स हर इन्फेंट्स फोरहेड ईच टाइम इमीडिएट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। सून सी नोटिस्ड दैट ईच टाइम द बेबीज फोरहेड स्ट्रोक्ड ही मेक एक्टिव सकिंग मूवमेंट, द बेबीज बिहेवियर बेस्ट डिस्क्राइब। तो ये जो बेबी का बिहेवियर है कैसे डिस्क्राइब किया जाए। जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो वो हर टाइम बच्चे का जो फोरहेड है ना उसको मतलब उसको स्ट्रोक करती है, यानी कि थपकी लगाती है उसको। तो जो बच्चा जितनी बार उसको थपकी मिल रही है फोरहेड पे, उतनी बार वो एक्टिव सकिंग कर रहा है। तो ये कैसा बिहेवियर है। ट्रायल एंड एरर कंडीशन लर्निंग है, ये तो नहीं है। क्लासिकल एंड ऑपरेशनल एंड सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग में नहीं है। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन में कौन सी कंडीशनिंग है। फ्रेंड्स, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है हैबिट फॉर्मेशन के लिए। किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी काम की अगर हमें हैबिट डलवानी है तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आएगा। जैसे यहाँ जो माँ है अपने बच्चे के फोरहेड को स्ट्रोक्स करती है हर बार, और इतनी बार बच्चा एक्टिवली सकिंग करता है, तो यहाँ क्या होगी, उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फ्रेंड्स, ये नॉट जो है ना, ये कीवर्ड है। नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं और गलत हो जाते हैं क्योंकि हम नॉट पे फोकस नहीं करते हैं। नॉट को ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन कल भी था, ये वाइगोस्की की थ्योरी में है।
इसने पूछा इसके बारे में सही क्या नहीं है, क्या कौन सी बात सही नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू वाइगोस्कीज थ्योरी, वाइगोस्कीज थ्योरी से रिलेटेड है। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड कैपेबल टू लर्न, ये अपर लिमिट सेट करता है जिसमें बच्चा, जिसको मतलब बच्चा लर्न करने के लिए कैपेबल है। इट इज़ द रेंज ऑफ टास्क, ये क्या है, रेंज ऑफ टास्क है दैट अ लर्नर कैन नॉट परफॉर्म, जो लर्नर नहीं परफॉर्म कर सकता विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स बट येट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट ए लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। फ्रेंड्स, जो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, इसमें क्या दिया हुआ है, ये ऐसी रेंज है या फिर ऐसी अपर लिमिट है जिसको लर्नर सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जो लास्ट में लिखा है ना इसे, कि किसी भी टास्क को जो सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो मोर नॉलेजेबल अदर है ना, MKO है, उसकी हेल्प से बच्चा उस अपर लिमिट तक पहुंच पा रहा है, मतलब हेल्प ले रहा है, वो स्कैफोल्डिंग वहाँ मिल रही है, तो वो किसी की हेल्प से यहाँ से वो अपर लिमिट में पहुंच पा रहा है। इसने बोला है कि सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है टास्क को इंडिपेंडेंटली नहीं है, किसी की हेल्प से कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, अगेन नॉट का क्वेश्चन है, तो इस पर फोकस करना, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलेंट्री बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग डील्स विद वॉलेंट्री बिहेवियर, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद इनवॉलेंट्री बिहेवियर, और नेक्स्ट है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग कॉन्सिक्वेंसेज आर मोर इम्पोर्टेंट इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन। तो फ्रेंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कौन सी कंडीशनिंग ऑपरेंट या क्लासिकल वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, वो वॉलेंट्री नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है। तो नोट पूछा, यही गलत है, इसमें यही गलत है तो मतलब यही सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मीटा हैज़ ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नेक्स, हाउएवर ऑन वन ओकेजन her fear returned when she found toe snake on her bed. She returned to fear can be termed as, इसने क्या बोला है कि जो मीता का फियर है ना स्नैक के लिए, टॉय जो स्नैक है उसके लिए वो गायब हो जाता है, बट किसी के ओकेजन पे वो फियर रिटर्न हो जाता है। जब वो अपने बेड पे स्नैक को देखती है टॉय के फॉर्म में, तो उसका फियर वापस आ जाता है। ये क्या चीज़ है, ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, एक्सटेंशन भी नहीं है। फ्रेंड, जो ये है ना स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक चीज़ है, मतलब कोई भी एक स्टिमुलस है, उसको आप जर्नलाइज कर रहे हो, मतलब सभी में उसको जर्नलाइज कर रहे हो। जैसे कि कोई बच्चा ग्रामर सीख लेता है तो वो हर किसी में ING लगाना स्टार्ट करता है हर एक वर्ड के लास्ट में, तो वो क्या होगा, ग्रामर का जनरलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया है कि मेरे को कहाँ ING लगानी, कहाँ नहीं लगानी। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त हो जाना, यानी गायब हो जाना, बट यहाँ गायब नहीं हुआ है, उसका तो रिटर्न आ गया फियर, तो यह क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिकवर हो गया उसका फियर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगेन नोट। ठीक है, कौन सी प्रोसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर नहीं दी, पियाजे ने नहीं दी। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, शेपिंग। इनमें से फ्रेंड्स कोई 3 चीज़ पियाजे ने दी है और एक चीज़ पियाजे ने नहीं दी। पियाजे ने क्या नहीं दी, शेपिंग नहीं दी। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये अडेप्टेशन की वो 2 पार्ट हैं, तो ये तीनों चीज़ पियाजे ने दी है, शेपिंग नहीं दी, तो शेपिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अगेन नोट। ठीक है, अगेन नोट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन इन स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी। इंटेलिजेंस फ्रेंड्स में स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन आता है, यहाँ से स्टर्नबर्ग की थ्योरी करनी है, 3 इसके लेवल हैं, तो उसने कौन कौन से, इसने बोला है कि 3 तो दिए हैं, एक नहीं दिया है, कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो नहीं दिया स्टर्नबर्ग ने। एनालिटिक इंटेलिजेंस दी है, क्रिएटिव दी है, म्यूजिकल नहीं दी, म्यूजिकल हावर्ड गार्डनर ने दी है, प्रैक्टिकल दी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। An example, you scratch my back and I will scratch yours. Indicate what type of morality एज गिवन बाय प्याजे। ये प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी मोरालिटी होगी कि तुम मेरी पीठ को खुजाओ तब मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। ये हमने इसमें कल भी क्वेश्चन आया था कोलबर्ग की मोरालिटी से ऐसा ही। तो ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, यानी कॉपरेशन की नैतिकता स्टार्ट हो रही है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी या रियलिज्म है, नॉट रिलेटेड टू मॉरल कंसर्न। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो प्री कन्वेंशनल है ना, ये कोलबर्ग ने दी है, प्याजे ने नहीं दी। तो प्याजे ने मोरालिटी की थ्योरी तो दी है, बट इससे रिलेटेड नहीं दी जो उसने दी है ना कोलबर्ग ने।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। यहाँ क्या है कि बच्चा कॉपरेशन तो करना जान रहा है, उसकी मोरालिटी स्टार्ट हो रही है, बट किस फॉर्म में स्टार्ट हो रही है, गिव एंड टेक वाली फॉर्म में, कि अगर तुम मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या रिलेट नहीं करता, क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस डिसइंटीग्रेशन। आई थिंक सेपिंग इसमें जो है ना, सेपिंग मैच नहीं करता, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें ना, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या क्लासिकल कंडीशनिंग के कीवर्ड हैं, और सेपिंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का है। और जो ये मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई भी हैं पीछे एक्सप्लेन करके, एक्सटिंक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, स्टिमुलस डिसइंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटिज्म किसने दिया, ऑटिज्म वर्ड किसने दिया, लियो कैनर ने दिया, सिंपल है ये तो, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये तो याद करने वाला ही था, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच इज़ नॉट कम्स अंडर प्रोसेस इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या नहीं आता है। फ्रेंड्स नोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो आपको नोट नहीं भूलना, नोट पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, अप्रूवल ऑफ ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। ये तो सबको समझ आ रहा है, नेगेटिव है ये ईगोसेंट्रिक। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के दौरान और बाद में जो असेसमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको समेटिव बोलते हैं, फॉर्मेटिव बोलते हैं, या फिर फॉर्मल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक उसको बोलते हैं। एफ ए में क्या करते हैं हम, जब भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर कुछ भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान भी और उसके बाद भी जिसमें एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, वो एफ ए के अंदर आएगा। एस ए में क्या करते हैं हम, लास्ट में करते हैं, ऐसे में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे ए चाइल्ड बिकम कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। मतलब जीन पियाजे की कौन सी स्टेज के अंदर बच्चे को कंजर्वेशन आ जाता है। ठीक है, सेंसरी मोटर्स में तो नहीं आता, छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है हमारी 7 से 12, इसमें बच्चे को आ जाता है, एक सेकेंड, 7 से 12 की है, इसमें बच्चे को कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरियसन तीनों टर्म आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय गुड गर्ल गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट, ये कौन सी मोरालिटी को इंडिकेट कर रहा है, गुड बॉय गुड गर्ल। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी। एक होता है पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि बच्चा जो मोरालिटी दिखा रहा है वो पनिशमेंट से बचने के लिए दिखा रहा है। दूसरा इसमें 2 स्टेज हैं, हर किसी में 2 स्टेज हैं। तो दूसरी स्टेज है गिव एंड टेक वाली, यानी कि एक्सचेंज बिहेवियर वाली, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में था कि अगर तुम मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, यहाँ मोरालिटी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सेकंड जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें स्टार्ट होती है गुड बॉय गुड गर्ल की, जो बच्चे की मोरालिटी है ना वो खुद को महान बनाने की है। जैसे बच्चा फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आके शिकायत करते हैं कि मैम बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो खुद को महान बना के दिखा रहा है कि मैं नहीं मचा रहा, बाकी क्लास मचा रही है। तो जो गुड बॉय गुड गर्ल वाली है वो किसके अंदर है, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 year old बिनी स्टार्टेड वेटिंग हर बेड आफ्टर हर पेरेंट्स ब्रिंग होम अ न्यू बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ हुई है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म पे एक क्वेश्चन स्टेट में बनता ही है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 साल की बिन्नी अपना बिस्तर गीला करना स्टार्ट कर देती है जब उसके जो पेरेंट्स हैं नया बच्चा घर लेके आते हैं। तो इसमें कौन सी वो होगी डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रेंड्स इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म होगी ना वो रिग्रेशन होगी। रिग्रेशन का मतलब है उसे रिग्रेट हो रहा है, सप्रेशन का मतलब तो दबाना, किसी चीज़ को दमन कर देना। रैशनलाइजेशन का मतलब है किसी और फॉर्म में किसी और के ऊपर लाइक एक तरह से इम्पोज कर देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर दूसरा बेबी आ गया तो उसे रिग्रेशन हो रहा है, इसलिए वो सुसु कर रही है उस पर बेड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। ये अगेन नोट वाला क्वेश्चन है। तो न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल क्या है, आई ब्लिंक करना, सकिंग करना, स्विमिंग करना। न्यू बॉर्न बेबी ड्राइविंग कार थोड़ी करेगा, अल्लाह, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, 3 स्टार्टम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, किसने दी है 3 स्टार्टम थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैरोल ने दी है। फ्रेंड्स अभी पीछे था स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी, इंटेलिजेंस की वो ट्राइआर्किक थी, स्टर्नबर्ग ने दी है, और 3 स्टार्टम दिए कैरोल ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रोकाज एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रोका के जो एरिया है ब्रेन का, उसके बारे में सही बात क्या नहीं है। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट है, इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब। ये किस में लोकेट होता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग, इसमें ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग वर्ड मीनिंग। तो फ्रेंड, जो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ना, वो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 4। ये वर्ड मीनिंग के कॉम्प्रीहेंशन के लिए नहीं है, ये लेफ्ट लोब में होता है, ये बात भी ठीक है। ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग होती है, भी ठीक है, लैंग्वेज के लिए भी है, बट वर्ड मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इफ़ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू वट ही डिड आफ्टर ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, ही मतलब ही इज़ यूजिंग हिज, एक मतलब इसका मतलब क्या है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तो वह कौन सी मेमोरी यूज़ कर रहा है। फ्रेंड्स, एक है सिमेंटिक मेमोरी, एक है सेंसरी मेमोरी, एक है सिमेंटिक मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। आप खुद देखिए, वो सुबह उठ के क्या कर रहा है, तो वो किसकी फॉर्म में बता रहा है, स्टोरी की फॉर्म में बता रहा है, एपिसोड की फॉर्म में बता रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामेटिक प्ले। ड्रामेटिक प्ले के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, इट इज़ नोन एज मेक बिलीव प्ले, इट इन्वॉल्व्स ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिप्रोडक्टिव। फ्रेंड्स, एक्सट्रीम में कभी नहीं जाना, ऑलवेज नहीं कह सकते कि ऑलवेज रिप्रोडक्टिव होगा। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्लीसेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज। यानी किसी अनप्लीसेंट स्टिमुलस को डिक्रीज करने के लिए जो हमने प्रेजेंट किया है, उसको हम कौन सा रेनफोर्समेंट बोलेंगे। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, या फिर मोटिवेटर है। फ्रेंड्स, ये है पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट किसी को पसंद थोड़ी होती है। अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, मतलब ये क्या कह रहा है कि किसी ऐसे अनप्लीजेंट स्टिमुलस को प्रेजेंट करना जिससे रिस्पॉन्स होना कम हो जाए, तो वो क्या है, पनिशमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज। पर्सनैलिटी क्या है, सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज है। बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग व्यू ऑफ अबाउट पर्सनैलिटी। मतलब ये किसका व्यू है, बिहेवियरिस्टिक व्यू है, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है, फंक्शनलिस्ट व्यू है, कॉग्निटिविस्ट व्यू है। तो फ्रेंड्स, ये बिहेवियरिस्टिक व्यू है, क्योंकि जो व्यवहारवादी है ना, वो हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर पर भी डिपेंड करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं। जो हमारा ओवर्ट बिहेवियर सबको दिख रहा है वही है, उसने उनके अकॉर्डिंग यही है पर्सनैलिटी। जो हमने सेट लर्न किए हैं, जो भी चीज़ें हमने हमारे ट्रेट गेन किए हैं, तो वही हमारी पर्सनैलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 है, द सीट बेल्ट बजर ऑफ अ कार स्टॉप्स एज सून एज ड्राइवर पुट द सीट बेल्ट, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है। फ्रेंड्स देखो, पहली बात तो ये पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट भी कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब जो सीट बेल्ट का बजर है ना, वो बंद हो जाता है अगर जब ड्राइवर सीट बेल्ट पहन लेता है। तो ये क्या था, नेगेटिव रेनफोर्समेंट था। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तब वो तो जब हमें कोई चीज़, कोई हमारा रिस्पॉन्स बढ़ाना हो और उसी डायरेक्शन में हम कोई एक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, कोई चीज़ अगर हमें इरीटेट कर रही है, परेशान कर रही है, तो उस चीज़ को हम स्टॉप कर रहे हैं, वो होगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ऊपर क्वेश्चन था अभी, एक सेकेंड, ऊपर क्वेश्चन जो था ना, ये इसमें क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्लीसेंट स्टिमुलस। ऐसे अनप्लीसेंट स्टिमुलस को प्रेजेंट करना है जिससे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कम हो जाएं, तो वो क्या होगा, वो पनिशमेंट होगा। वो यहाँ रेनफोर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि रेनफोर्समेंट कोई अनप्लीसेंट वो नहीं, स्टिमुलस नहीं है। पहली बात तो अनप्लीसेंट स्टिमुलस जो है हमारा पनिशमेंट है, और पनिशमेंट को हम अगर प्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में कि हमारे रिस्पॉन्सेज कम हो जाएँ, तो वो बात ठीक है उधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, नोइंग हाउ टू राइड ए बिसाइकिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब साइकिल को चलाने सीखना, ये कौन सी वाली किस चीज़ का एग्जाम्पल है, प्रोसीजरल नॉलेज है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है। नो ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या है कि साइकिल चलाना सीखना है, तो उसका प्रोसीजर सीखना है ना, तो ये प्रोसीजर नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ फीटस हेड इज़ वेल डेवलप्ड। यानी कि डेवलपमेंट पीरियड है किसका, फीटस का, उसमें हेड क्या है, वेल डेवलप्ड है। बिफोर हिज लेग्स, यानी कि पैरों से पहले उसका हेड जो है ना, जो उसका सिर है, वो अच्छे से डेवलप हो जाता है।
द बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल का मतलब है सिर से पैर की साइड जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर डेवलप होगा फिर पैर डेवलप होंगे, ठीक है। दूसरी टर्म है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है सेंटर टू पेरिफेरी। पहले जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन हाथों में आएगा, हाथों के बाद उंगलियों में आएगा। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है सेंटर टू पेरिफेरी, सिफेलोकॉडल का मतलब है सिर से पैर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिल्ड्रंस प्ले, चिल्ड्रंस प्ले के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। द नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटीज़ डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, यानी कि एज बढ़ने के साथ बच्चे जैसे कि ग्रो होते हैं उनकी प्ले एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्ले बिकम्स इंक्रीजिंगली सोशल विद इंक्रीजिंग एज, एज बढ़ने के साथ जो प्ले हमारे गेम बच्चों के वो सोशल हो जाते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, एज बढ़ने के बाद प्लेमेट्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, प्ले बिकम्स इंक्रीजिंग सेक्स अप्रोप्रिएट विद इंक्रीजिंग एज, ये भी ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटीज़ डिक्रीज हो जाती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती हैं। दूसरा की जो गेम होता है सोशल हो जाते हैं, ठीक है। प्लेमेट्स नहीं बढ़ते भाई उसके, वो जो गेम है वो सेक्स अप्रोप्रिएट हो जाएंगे, मतलब लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ खेलने लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट। डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ, ये कौन सी डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर है, लर्निंग है, इंटेलेक्चुअल है, विजुअल इम्पायरमेंट है। 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 होगा। डिसकैलकुलिया है लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलिया वाले पर्सन को या फिर चाइल्ड को कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि इसमें लिखा है कैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी आएगी। एक टर्म होती है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिसेबिलिटी, मतलब से पढ़ने समझने में डिसेबिलिटी आएगी, वो बी को डी लिख देगा, है ना, 6 को 9 लिख देगा, तो ऐसी डिसेबिलिटी बोल देंगे डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी अज्यूम्स दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अगेन नोट, कौन सी थ्योरी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं बोल रही है। कोग्निटिव थ्योरी ऑफ प्याजे, बिहेवियरिज्म, सोशल थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी। फ्रेंड जो प्याजे की थ्योरी है ना वो स्टेजेस में बात करती है कि बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजेस में हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को नहीं मानती है। उसके अकॉर्डिंग 0 से 2 तक एक स्टेज है, 2 से 7 तक एक स्टेज है, 7 से 14 तक फिर थर्ड स्टेज है और आगे फिर फोर्थ स्टेज है। तो ये किसकी थ्योरी है, प्याजे की थ्योरी है जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती है। फ्रेंड्स ये हो गई हमारे CDP के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। वयोवृद्ध में संधि है, कौन सी संधि है वयोवृद्ध में, वयोवृद्ध में विसर्ग संधि है इसमें। एक सेकेंड, इधर वयोवृद्ध में कौन सी विसर्ग संधि है फ्रेंड्स, इसमें ना यार एक सेकेंड, ऐसे लिखेंगे वय और वृद्ध, ये जो 2 बिंदी लगती है ना ये होती है विसर्ग संधि, तो इसमें क्या है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध बताना है, क्या है अशुद्ध, तो विद्युता, गीतांजलि, पक्षीगण, स्वामी भक्त, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें ना 2 तय आएंगे, एक आधा तय आएगा एक पूरा तय आएगा, तो ये गलत है, इधर विसर्ग संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम पदबंध का प्रयोग किस में हुआ है। सर्वनाम क्या होते हैं फ्रेंड, जो संज्ञा की जगह पे यूज़ होते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं, जैसे वह, यह, कुछ, कोई, इस टाइप से जो सर्वनाम होते हैं प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या है, मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं आया, मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं आया। रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा सानिध्य के उसमें पहचाने। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज को मार डाला, 5वीं मंजिल से गिरा, मरेगा नहीं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है, 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि जो सर्वनाम है ना वो इसी में यूज़ है, यहाँ मेरे और यहाँ कोई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे, 34 इधर ही है। किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, इच्छार्थ वृत्ति यानी जिसमें इच्छा दिखाई हो। ईश्वर तुम्हारा भला करे, कृपा यह परिक्रम जांचिए, लगता है इस वर्ष खूब बारिश होगी, यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। तो इसमें तो इच्छा नहीं है, कृपया इस प्रकरण को जांचिए, इसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, इसमें आप लाइक संभावना है, इसमें संभावना है कि अज्यूम कर रहे हो, सपोज कर रहे हो ये चीज़, यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। इसमें आप एक तरह से इच्छा तो नहीं है इसमें भी, इसमें अलग चीज़ है। तो ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये क्या है, तुम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो या फिर अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो इच्छावृत्ति किसमें है, ईश्वर तुम्हारा भला करे। क्वेश्चन नंबर 35 है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के ठीक पहले आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के ठीक पहले आते हैं और उन्हें क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि तुम सब आ गए,
ठीक है। तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, कुछ तुम करो कुछ मैं करूँ। देखो यहाँ छात्र, यहाँ किताब हो, इनसे पहले हमारा सर्वनाम आ रखा है और इन्हें क्वालिफाई भी कर रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण इसमें हो जाएगा, तुम छात्रों के लिए कुछ किताब ले आओ। नेक्स्ट, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण के भेद इंगित कीजिए। दिन भर लिखता रहा कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है। परिमाण भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, रीति भी नहीं है, काल है, क्योंकि दिन भर के लिए बोला है ना, दिन भर वो लिखता रहा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, असंगत वर्ड बताना है हमें कि असंगत कौन सा है। ठीक, गलत है, मतलब जो गलत है। नापाक इरादे से की गई मंत्रणा दित्सा, दोपहर से पहले पूर्वाह्न, ठीक है, जिससे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक है, ये भी ठीक है। बालू का युक्त तट को हम सिकता बोलते हैं, ये भी ठीक है। फ्रेंड, जो नापाक इरादे से की गई है ना, उसे दित्सा नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं दुर्भी संधि। दुर्भी, एक सेकेंड, उसे हम दुर्भी संधि बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य चुनिए जो इसमें गलत है, मतलब गलत सेंटेंस बताना है। मुझे आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए, मैं अपना मत स्पष्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, किसी से मिलने के बाद हमें आभास नहीं होता, अनुभूति होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास का मतलब जिसमें कारक की विभक्ति होती है, जिसमें कारक की विभक्ति होती है, उसने पूछा तत्पुरुष नहीं है। जैसे मीन केतु, अरण्य रोदन, तीर्थाटन, वाक चातुर्य, वाक के लिए चातुर्य, तीर्थों के लिए टन, आरण्य के लिए रोदन, मतलब इसमें आ रहा है ना के लिए, तो ये क्या कारक की विभक्ति आ रही है। बट जो मीन केतु है ना, ये कर्मधारय जैसा लग रहा है देखने में, तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, ये तत्पुरुष नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है। गरुड़ का मतलब पर्यायवाची नहीं है, जो अहिभोज, वैन्त्य, हैरम्ब, खगनाथ, तो हैरम्ब जो है वो गरुड़ का वो नहीं है पर्यायवाची, बाकी 3 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। अशुद्ध संधि मतलब 3 संधि सही है और एक गलत है। मद प्लस में उन्नत, मदोन्नत, ठीक है। विद्वत प्लस मुख, विद्वन्मुख, ठीक है। तद प्लस में उपरांत, तदोपरांत। फ्रेंड, तदोपरांत नहीं होगा, तदुपरांत होगा, ये ऊ की मात्रा आएगी नीचे वाली, ना कि ये नहीं आएगी, ठीक है, तो ये होगा तदुपरांत। तो राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 41 का 3। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 तो क्वेश्चन नंबर 42 है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत बताना है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत, वार्ताक बैंगन, लोमशा लोमड़ी, लोमशा नहीं होता, ये है नहीं आएगा, लोमशा होता है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन 2 ही होगा। मस्तक माथा, ठीक है। शंठिका शोंठ, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है नेक्स्ट, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब 2 उपसर्ग यूज नहीं हुए हैं, बाकी में तो हुए हैं। सरोपा, सहगामिनी, पुनरुद्धार, समाधि। सहगामिनी में 2 उपसर्ग यूज नहीं हुए, उसमें एक ही उपसर्ग यूज हुआ है, तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे, निम्नलिखित में भाववाच्य चुनिए। भाववाच्य का मतलब है जिसमें ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, कार्य के होने की संभावना पता चल रही है, स्थिति पता चल रही है। जैसे गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ठीक है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। तो कार्य होने का बोध किस में हो रहा है, सुनाई गई, भौंकता रहा, काट ली गई, सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं। कार्य होने का बोध किस में हो रहा है, नहाया जाता है, ठीक है, इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द का मतलब है जिसमें 2 लैंग्वेज यूज रखी हो, जैसे कि डबल रोटी है ना, एक इंग्लिश की लैंग्वेज है, एक हिंदी की है, मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, एक हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो वर्ड हो जाएंगे संकर शब्द। अब इसने पूछा है कि संकर शब्द कौन से विकल्प में नहीं है, मतलब 3 विकल्प में संकर शब्द होगा और एक में नहीं होगा। तो विज्ञापन दाता दोनों ही हिंदी के वर्ड है, इसमें संकर शब्द नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हो गए हमारे हिंदी के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पे। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 46, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन हमें बताना है। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री, इसमें क्या हो जाएगा, ऑन, एट, इन, फॉर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 में ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, इन द कंट्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
47 है हु वॉर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, यानी कि जो टर्बन है वो किसका बना है, सिल्क का बना है। टर्बन को क्वालिफाई किया, उसकी विशेषता बताइए यहाँ। तो मैंने आपको हिंट भी दे दी। द अंडरलाइन वर्ड क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। तो फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्वालिफाई कर रहा है टर्बन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है देयर इज़ अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। जो लुकिंग इनटू इट है ना, इसको बताना है कौन सा फ्रेजल वर्ब है इसकी जगह। तो इसकी जगह हो जाएगा टू इन्वेस्टिगेट। उसके बाद ये नहीं है नीचे वाले। क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड्स हिंदी बहुत आसान आती है, ऐसे ही बिना पढ़े भी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी। हिंदी में काम करना पड़ेगा, हिंदी अच्छे लेवल की आती है। हिंदी ग्रामर को आपको अच्छे से 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे तो होते हैं, हिंदी में क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे, हिंदी में टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट है 49 फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन पूछा है इसमें। वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 days इन एट बाय इनटू। तो फ्रेंड्स 49 का हो जाएगा इन, हम कहाँ रुके, मुंबई में रुके। तो 49 का हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हियरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप। आवाज़ सुनकर बच्चा क्या गया, उठ गया। एक सेकेंड, हियरिंग द नॉइज बॉय वॉक अप। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन नहीं है, नाउन नहीं है। अब बची वर्ब एंड पार्टिसिपल। वर्ब तो हम अगर पार्टिसिपल ऑप्शन में नहीं होता हम वर्ब बोल देते, बट पार्टिसिपल ऑप्शन में है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्टिसिपल। तो 50 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। तो फ्रेंड्स ये सबको पता है क्या है ये आफ्टर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 51 का 2 हो जाएगा, एडवर्ब है ये। एडवर्ब है, प्रपोजिशन है। फ्रेंड्स ये प्रपोजिशन होना चाहिए वैसे तो। 51 का एडवर्ब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 51 मैं ज़्यादा ही कंफ्यूज नहीं, और ये आफ्टर का मतलब प्रपोजिशन होता है फ्रेंड्स वैसे ये। 51 चलो एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, मैं बता दूंगी चेक करके ना, एडवर्ब है आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। 51 ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 है हमारा दे अराइव्ड। अच्छा ये मेरा, मैं यहीं घूमती रहूँगी इसी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 52, मैं उसको बता दूंगी आपको चेक करके ना एक बार। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। अप्रोप्रिएट कंजक्शन पूछा है। ग्रीवेंस कैन नॉट बी रीएड्रेस्ड डैश दे आर नोन। इसका हो जाएगा अनलेस, जब तक नहीं पता तब तक वो रीएड्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। फॉर द अप्रोप्रिएट मॉडल पूछा है। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लिम्ब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। ये क्या था, आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो कोड आ जाएगा इसमें, अगर ये पास नहीं होता तो कहना जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। हमसे पूछिए करेक्ट वर्ब पूछिए। द अर्थ डैश राउंड द सन। अर्थ क्या करती है, सन के राउंड में मूव्स करती है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मूव्स आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन बिलो। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पूछा है। आई टुक इट एक सेकेंड, आई टुक इट होम विद मी सी सेड। उसने कहा आई टुक इट होम विद मी सी सेड। सी जस्ट टुक इट होम, सी सेड दैट शी हैड टेकन। ये टुक जो है ना सेकंड फॉर्म में, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन। करेक्ट पैसिव पूछा है। दे वर क्राइंग द इंजर्ड प्लेयर। दे वर क्राइंग द इंजर्ड प्लेयर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 55 था ना वो, ठीक है। नेक्स्ट है दे वर क्राइंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। इसका पूछा है पैसिव हमसे करेक्ट पैसिव क्या होगा। द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। यही ठीक है, क्योंकि आईएनजी के लिए बीइंग यूज़ हो जाएगा और वर की जगह वाज यूज़ हो जाएगा। इसमें सेंस तो चेंज होती नहीं है पैसिव में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का ए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। करेक्ट ऑप्शन पूछा है। ही इज़ डैश हिज ग्लासेज, तो लुकिंग फॉर, ठीक है। नेक्स्ट है 58। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। के लिए करेक्ट वर्ड पूछा है। हु वन मेक द मैप और चार्ट, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। 58 का हो जाएगा राइट ऑप्शन 2 कार्टोग्राफर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज़, लेटेस्ट हो जाएगा लेटेस्ट न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी करेक्ट स्पेलिंग किसकी है।
डिसइंटीग्रेशन की स्पेलिंग किसकी सही है इसमें? सेकंड ऑप्शन में ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो रीजनिंग एंड मैथ के क्वेश्चन है ये मैंने कल की तरह आपके सॉल्व किए हैं पेपर पे खुद से, और मैं उनके लिए दूसरी PDF मर्ज करूँगी। अभी अभी जो हरियाणा GK वाले क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 80 से। हाँ 81 से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 से जो वो है क्वेश्चन हमारे, वो हरियाणा GK वाले क्वेश्चन है, तो हम अब वही वाले कर लेते हैं पहले, ठीक है। 81 है, वेयर द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सिचुएटेड, जो गिद्ध प्रजनन वो है संरक्षण केंद्र, वो कहाँ सिचुएटेड है? फ्रेंड्स ये है हमारा कैरू, नहीं एक सेकंड, कैरू में भी नहीं है, मोरनी में भी नहीं है, झबुआ में भी नहीं है, पिंजौर में है। जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, प्रजनन संस्थान है, वो कहाँ पे है? पिंजौर में। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, बन सकता है, तो आप इसे देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट वोन द गोल्ड मेडल मीन्स 800 मीटर रेस एट एशियन गेम 2018? तो 2018 वाला करंट अफेयर था, मनजीत सिंह इसका आंसर है, ये आएगा नहीं वैसे, एक बार देख सकते हो आप। बट there are the area which was considered under the sphere of influence of भडानकाज ड्यूरिंग प्री मेडिवल पीरियड। प्री मेडिवल पीरियड में भडानकाज के अंडर कौन से रीजन को कंसिडर किया जाता था? वो रेवाड़ी था। राइट ऑप्शन हो जाएगा रेवाड़ी। 83 का राइट ऑप्शन 1। नेक्स्ट चलते हैं 84 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाला मुरलीधर। फ्रेंड्स कल भी क्वेश्चन आया था लाला मुरलीधर से ना, ऑप्शन में था लाला मुरलीधर, तो शायद मैंने बोला था कि लाला मुरलीधर शायद रोहतक से बिलोंग करते हैं। नहीं, वो रोहतक नहीं है, अम्बाला से बिलोंग करते हैं। मैं इसके लिए श्योर नहीं थी, बट मैंने बोला शायद, ठीक है। तो ही प्रैक्टिस्ड लॉ एट अम्बाला, अम्बाला में लॉ की प्रैक्टिस की, ठीक है। ही अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड बाय बॉम्बे, ये भी ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या पूछा है, स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं इसमें। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है नेक्स्ट। द वहाबी लीडर हु वाज अरेस्टेड इन द चार्ज ऑफ सेडिशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। मतलब कौन सा ऐसा वहाबी लीडर था जिसको देशद्रोह के अपराध में अरेस्ट किया? वो था मोहम्मद शाह जफर। राइट ऑप्शन 85। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है हमें। IIIT कहाँ सिचुएटेड है, IIM कहाँ सिचुएटेड है, NID कहाँ है, NIFT कहाँ है? फ्रेंड जो IIM है ना वो रोहतक में सिचुएटेड है आई थिंक। हाँ IIM जो है रोहतक में सिचुएटेड है। तो आप देख लीजिए बी का फर्स्ट कहाँ है? 3 में फर्स्ट है। IIT कहाँ पे? IIT सोनीपत में है, IIT सोनीपत में है। इसका हो गया 2 इन दोनों ऑप्शन में, ये हट गई, ठीक है। उसके बाद NID कहाँ? कुरुक्षेत्र में। NID कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और NIFT क्या है? पंचकुला में। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, मतलब ए का, एक सेकंड दोबारा बताती हूँ, ए का बी, ठीक है। IIT कहाँ है? सोनीपत में है, ए का बी हो गया। IIM कहाँ है? रोहतक में है। जैसे मैंने बताया IIM रोहतक में है, तो एक चीज़ पता होती फिर भी आप एलिमिनेट कर लेते, बट इसमें तीनों क्वेश्चन ऑप्शन में ही बी का एक दे रखा, आगे भी आपको देखना पड़ेगा। NID कहाँ है? NID है आपका कुरुक्षेत्र में, और NIFT कहाँ है? पंचकुला में। तो जिसका सेकेंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87 पे। हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सिचुएटेड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं? इसमें 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 88, विच ऑफ द स्ट्रेटेजी के कहा था वो भी याद करने वाला ही फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन? लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस में है? सबसे पहले महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ ऑप्शन नहीं होता फिर मेवात डालते हैं हम, ठीक है, पर महेंद्रगढ़ है तो महेंद्रगढ़ है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट KMP एक्सप्रेसवे के बारे में कंसिडर करनी है। इट इज़ नोन एज वेस्टर्न पेरीफरी, ठीक है। 5 स्टेज विल बी डेवलप अलॉन्ग द KMP एक्सप्रेसवे, ये भी ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट, हाउ मैनी तहसील्स आर देयर इन हरियाणा? हरियाणा में कितनी तहसील्स हैं? 93 तहसील हैं। फ्रेंड्स ये हो गए हम मेरी साइड से आपके लिए TGT मैथ के 2018 वाले 70 क्वेश्चन, CDP हरियाणा GK हिंदी एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स अब जो है ना आपका मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन, उसके लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर सॉल्व किया है और अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है, तो मैं आपको वो करवाती हूँ, ठीक है।
ये है एस्टेट 2018 के टीजीटी मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, बट इतना लिखा है कि आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अमूल्य डज ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days। कोई अमूल्य है वो 2 दिन में किसी काम को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु करती है 6 दिन में, तो और हाउ मैनी डेज टू डू गदर, अगर दोनों वे साथ में मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। हमने मान लिया ए अमूल्या के लिए, बी बिंदु के लिए। अमूल्या करता है 2 दिन में, बिंदु करती है 6 दिन में। टोटल वर्क ले लिया इनका एलसीएम हो गया 6। एफिशिएंसी देखी 2 तिया 6, 3 आ गई, 6 एकम 6। अब उसने क्या किया कि दोनों साथ में अगर काम करें कितने दिन लगेंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 3 एफिशिएंसी अमूल्या की है, 1 बिंदु की है, 3 + 1 4 हो गया। टोटल वर्क हमारा 6 आया था, तो टोटल वर्क हमारा 6 है और टोटल एफिशिएंसी हमारी 6 है, तो हम 4 है सॉरी। हमसे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे साथ में काम करें, तो हम टोटल एफिशिएंसी डिवाइड टोटल वर्क कर देंगे, 3/2 आ जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि टोटल कॉइन है 324 यानी 324 टोटल कॉइन है, जिसमें 20 पैसे की भी कॉइन है, 25 पैसे की भी कॉइन है। अगर उन 20 और 25 पैसे के कॉइन है ना जो 324, उनका सम क्या है 71 रुपये है। अब हमसे पूछा है 20 पैसे के कितने कॉइन है, हमसे 20 पैसे के पूछा है तो हम पैसे के कॉइन मान लेते हैं। टोटल कॉइन तो 324 है, ये गिवन है। हमने मान लिया कि जो 20 पैसे वाले कॉइन है ना वो एक्स है, ठीक है, एक्स मान लिया। अब जो 25 पैसे वाले हैं वो इसमें से एक्स घटा देंगे, 324 में से एक्स घटाए तो 25 पैसे वाले मिल जाएंगे। अब उसने कहा है कि 20 पैसे वाले और 25 पैसे वाले दोनों मिलके 71 रुपये बना रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 20 पैसे के लिए 20 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 324 - एक्स से, उसके बाद 71 रुपये। 71 रुपये का मतलब है इसने दिया 71, हमने पैसे को मतलब पैसे में कन्वर्ट कर दिया रुपए को। 71 रुपये जो हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके 7100 आ गया है। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। एक्स हमने किसको माना था, 20 पैसे वालों को माना था, और 20 पैसे ही हमसे पूछे हैं, तो 20 पैसे कितने हो जाएंगे, 200 कॉइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 6 इन फॉलोइंग, कितने 6 हैं इन फॉलोइंग सीरीज की, इस सीरीज़ के अंदर कितने 6 हैं। कंडीशन क्या है, ईच इमीडिएटली प्रेसीड वाई 1 और 5, यानी कि उनसे पहले 1 और 5 होना चाहिए, ठीक है, और बाद में 3 और 9 होना चाहिए। देखो अब अगर हम चेक करेंगे ना, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, जिनके आगे 1 या 5 है, 1 या फिर 5, उसके बीच में 6 होना चाहिए और बाद में 3 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ऐसे पेयर बनेंगे 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। फ्रेंड जैसा क्वेश्चन है ना ये वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी सॉल्व करवाया है पीआरटी वाले पेपर में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी का आप क्वेश्चन कर लेते हो ना, पीवाईक्यूज कर लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उसमें, आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ 64 क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला है बोर्न का मतलब दिया है APQO, उसके बाद लेग का ऑप्शन दिया है इसने KBBL, ठीक है। फ्रेंड्स अब इसमें क्या अप्रोच लग रही है, उसने क्वेश्चन पूछा है GRID का मीनिंग बताओ क्या बनेगा। अब देखो B से B किसके बराबर है, A के बराबर है, मतलब A से B भी पहुंचती है ना, तो B से A में क्या किया है, 1 डिक्रीज़ किया है। उसके बाद उसने बोला है O जो है ना, O का मतलब P बताया है, O का मतलब P का मतलब O के बाद P ही आता है, ठीक है, तो 1 प्लस किया है। नेक्स्ट उसके बाद R का मतलब Q है, Q के बाद R आता है, यानी कि 1 माइनस किया है। नेक्स्ट है N का मतलब है O, N का मतलब O का मतलब 1 प्लस किया है। तो इसकी अप्रोच क्या है, पहले 1 घटाना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर 1 घटाना है, फिर 1 ऐड करना है। इस तरह ही इसने पूछा है GRID का मतलब G किससे पहले क्या आता है, F आता है, ठीक है, G से पहले क्या आता है, F आता है, तो मतलब 1 माइनस कर दिया। R के बाद क्या आता है, S आता है, तो 1 प्लस कर दिया, ठीक है। I से पहले क्या आता है, H आता है, और D से बाद में क्या आता है, E आता है। तो ये इसकी अप्रोच थी, पहले एक पिछला लेटर लिखना है, फिर नेक्स्ट लेटर लिखना है, फिर पिछला लिखना है, फिर नेक्स्ट लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 64 भी समझ आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन कह रहा है किसी जू में डियर हैं एंड पिकॉक हैं, उनके जो हेड्स हैं ना वो 80 हैं और जो उनकी लेग्स हैं वो 200 है। अब उसने पूछा है कि कितने पिकॉक हैं, ठीक है। हमने मान लिया जो डियर हैं और जो पिकॉक हैं वो कितने 80 हैं, ठीक है, हमने 80 मान लिया। उसके बाद जो डियर हैं उनके हेड, जो डियर है ना उनके लेग कितने होंगे, 4 लेग होंगे, और जो हमारे वो हैं पिकॉक है उनके जो हेड होंगे वो कितने होंगे, लेग होंगे वो 2 होंगे, मतलब 2 होंगे। एक सेकंड मैं क्या कह रही हूँ, एक जू में डियर है एंड, एक सेकंड, एक जू में क्या है, डियर है एंड पिकॉक है, मतलब हिरन है और मोर है। अब उसने कहा उनकी जो सिरों की संख्या है ना वो 80 है, मतलब जो डियर की और मोर के जो सिर है ना वो 80 हैं। तो ये क्या है, हेड है इधर साइड,
नेक्स्ट है उनकी जो लेग्स हैं वो 200 हैं। तो जो हिरन है ना, हिरन की तो 4 टांग होंगी, सीधी सी बात है, तो मैंने 4D लिख दिया। उसके बाद जो मोर है उसकी 2 टांग होंगी, तो 2P लिख दिया। कितनी है टांगों की संख्या है 200। ठीक है। अब हमसे पूछा है पिकॉक कितने हैं, तो पिकॉक के लिए ना हम डी को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें डियर नहीं चाहिए। और डियर नहीं चाहिए तो यहाँ 4D है या सिंगल डी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, डी एलिमिनेट हो जाएगा, पिकॉक की संख्या आ जाएगी 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66। विच सेट ऑफ नंबर इज लाइक एज, कौन सा सेट है जो इसकी तरह दिख रहा है ऑप्शन में। अब देखो जैसे मैंने बताया ना, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यानी कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे मान के चलो 2 से कर रहे हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये टर्म 7 पे जानी चाहिए, इस टर्म 8 पे जानी चाहिए। ऑप्शन में देख ले, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो राइट सी ऑप्शन इसका राइट है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पहली 2 टर्म है ना, 2 और 14, जो पहली 2 टर्म है 2 और 14, उनका जो सम है वो 16 आ रखा है। ऐसे ही पहली 2 टर्म ऑप्शन में 3 और 21, इनका सम क्या है 24 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 जो सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसने बोला है ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, यानी कि प्लेयर जो है वो छोटे सर्कल में है, डॉक्टर जो है बड़े सर्कल में है। सारे प्लेयर क्या है, डॉक्टर है, ये हैं प्लेयर हमारे, सारे प्लेयर क्या है, डॉक्टर है। उसके बाद सम डॉक्टर्स म्यूजिशियन, यानी कि कुछ डॉक्टर क्या है हमारे, म्यूजिशियन है। तो ये हमने ले लिया कि ये सारे डॉक्टर हैं, कुछ हमारे जो आगे म्यूजिशियन आगे। अब कंक्लूजन क्या है, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, ये तो सही बात है, क्योंकि कुछ डॉक्टर प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स तो सारे ही आ रहे हैं डॉक्टर के अंदर, तो सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, ठीक है। एज वेल एज म्यूजिशियन, ठीक है, कुछ प्लेयर है, कुछ डॉक्टर वो है म्यूजिशियन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑल म्यूजिशियन आर डॉक्टर, ऑल म्यूजिशियन डॉक्टर नहीं है भाई, कुछ म्यूजिशियन डॉक्टर, मतलब इसका ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्लस का मतलब तो है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, और डिवाइड का मतलब है प्लस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमें दे रखा है ऑपरेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है 16 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 प्लस 12 किसके बराबर होगा। देखो जहाँ दे रखा है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड किसके बराबर है, डिवाइड है प्लस के बराबर, वहाँ प्लस लिख दो, लिख दिया, ये रहा। नेक्स्ट दे रखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके बराबर है, माइनस के बराबर, वहाँ माइनस लिख दो। नेक्स्ट है माइनस, माइनस किसके बराबर, मल्टीप्लाई के, वहाँ मल्टीप्लाई लिख दो। उसके बाद प्लस किसके बराबर, डिवाइड के बराबर है। सारा जैसे हमें दे रखा है वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद बॉड मास लगा के सॉल्व कर दिया, ऑप्शन 23 आ जाएगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये कह रहा है ए क्या है, बी की सिस्टर है, ए जो है ना बी की सिस्टर है, बी का जेंडर नहीं पता, ए जो है बी की सिस्टर है। तो ए हमारी सिस्टर है, फीमेल है, इसके लिए मैंने ट्राइंगल बनाया एंड माइनस का साइन लगाया। उसके बाद सी जो है वो बी की मदर है। अब बी की मदर तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। ये इसकी सिस्टर है, मतलब बराबर की जनरेशन है, तो कोई जनरेशन गैप नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर में लिखा है। अब इसकी मदर है ना सी, बी की मदर कौन है, सी जो है फीमेल है, इसलिए ट्राइंगल बनाया, माइनस का साइन लगाया और जनरेशन ऊपर लिखी है। उसके बाद लिखा है डी जो है सी का फादर है, मतलब जो डी है ना वो सी से भी एक जनरेशन ऊपर है, और फादर है, फादर का मतलब वो मेल है। मेरे के लिए मैंने सर्कल बनाया है, प्लस का साइन लगाया है, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर हो गया। नेक्स्ट है ई जो है वो डी का, ई जो है डी की मदर है, डी की मदर कौन है, ई, डी की मदर का मतलब है उससे एक जनरेशन और ऊपर, ठीक है, और मदर के लिए फीमेल है तो ट्राइंगल बना दिया। अब उसने पूछा है कि डी कैसे रिलेटेड है ए से, डी का रिलेशन पूछा है ए से। देखो ए की ये बहन भाई कुछ भी है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, ये तो डिफाइन है कि ये बहन है, ठीक है, ये फीमेल है, इसका बहन होगा, भाई होगा, जो भी होगा इसका ही मतलब एक तरह से सिबलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी मदर, मदर का फादर। अब अपने से लगा के देखो, आपका बहन भाई कोई है, उसकी मदर तो आपकी मदर हुई, और आपकी मदर का फादर आपका कौन हुआ, नाना हुआ। तो इसका रिलेशन है, डी का रिलेशन ए से क्या है, नाना का रिलेशन है, ग्रैंडफादर का रिलेशन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ अच्छे से बताया हुआ, वहाँ स्पेस कम पड़ गया था, तो ग्रैंडफादर का रिलेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड्स, सीरीज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म पूछिए। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट टर्म पूछिए, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 1 से 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 से 22 के बीच में 17 का डिफरेंस है, उसके बाद 22 से 57 के बीच में 35 का डिफरेंस है, ठीक है, और 57 से 116 के बीच में 59 का डिफरेंस है। अब यहाँ देखो डिफरेंस के बेसिस पे कुछ बन रहा नहीं बन रहा, अगेन फिर इनका डिफरेंस देखेंगे।
5 और 17 के बीच में 12 का डिफरेंस है, 17 और 35 के बीच में 18 का डिफरेंस है, 35 और 59 के बीच में 24 का डिफरेंस है। अभी हमने कुछ देखा कि हाँ इनके बीच में हमें डिफरेंस सेम दिख रहा है, 6 का, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट टर्म यहाँ होगी ना उसके लिए भी 6 का डिफरेंस आएगा, यहाँ हम नीचे से चेक कर रहे हैं। तो 24 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 के बाद 24 में 6 जोड़ा 30 हो गया, फिर 30 में जोड़ेंगे हम ये वाला टर्म 59, 30 में 59 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, 89 किस में जोड़ेंगे, 116 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 205। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 205। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 71 कह रहा है कि कितने ऑड डेज हैं, कितने ऑड डेज हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 52 कंप्लीट वीक आ जाएंगे, 2 ऑड डे आ जाएंगे, ठीक है, तो 2 ऑड डे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 मैथ का क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक टैंक है जिसका 2/5 भाग जो है ना वो फुल है। नेक्स्ट उसमें हमें 16 लीटर पानी ऐड करना है, जिसके बाद वो कितना बन जाता है, 6/7 पार्ट उसका फिल हो जाता है। टैंक कैपेसिटी पूछी है हमने, मान ली टैंक की कैपेसिटी क्या है, एक्स है, एक्स कैपेसिटी है, उसका जो फिल्ड पार्ट है वो कितना 2/5x। हमने कितना ऐड किया, 16 ऐड किया, कितना बन गया, 6/7x हो गया, ठीक है। तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया, 2/5x प्लस 16 प्लस किसके बराबर है, 6/7x के बराबर है। सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई 35, मतलब टैंक कैपेसिटी कितनी 35 लीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि फाइंड अ लीस्ट नंबर, ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो किससे डिवाइड करने, 12, 15, 20, 54 से डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर चेक छोड़े। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 12, 15, 20, 54 का एलसीएम लेंगे तो 540 एलसीएम आएगा। अब उसने बोला है कि जो इनका एलसीएम है ना वो तो कम्प्लीटली डिवाइड है, उसने बोला 8 रिमाइंडर छोड़े, मतलब एलसीएम में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या क्या कर दिया, एलसीएम में 8 जोड़ दिया, एलसीएम में 8 जोड़ेंगे, 540 में 8 जोड़ेंगे तो 548 हो जाएगा। अब जब 548 को इनसे हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 8 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 कह रहा है इफ़, एक सेकंड, 74 कह रहा है इफ़ एज इनकम इज़ 40% लेस देन बी, मतलब जो बी की इनकम है ना उससे 40% कम है ए की। मान लिया हमने बी की इनकम 100 है, अगर उससे 40% कम हुई तो 100 का 40% हो गया 60, 40 हो गया। अगर 40 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगी, मतलब बी की इनकम जो है वो 100 है और ए की इनकम कितनी है, 60 है। कितनी कम है, 40 कम है। अब उसने बोली है कि हाउ मच परसेंटेज बी इज़ इनकम मोर, बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए से, ठीक है। बी की इनकम कितनी ज़्यादा, 40 ज़्यादा है पहली बात तो, किससे, 60 से, ए से। इनटू में 100% के लिए तो काटने के बाद 66 सही 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, फाइंड लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर बताना है हमें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 294 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 294 के फैक्टर कर लेंगे, हम देखेंगे इनके पेयर, यहाँ 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ हमें इनका पेयर बनाने के लिए 1 और 2 चाहिए, 1 और 3 चाहिए, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, ये मैंने पीछे सॉल्व करवाया एक बार। इन फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन कल भी था फ्रैक्शन वाला। इन फ्रैक्शन दिस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बताना, फोर्थ प्लेस बताना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और नेक्स्ट जो हाईएस्ट होगा, ठीक है, जो हाईएस्ट होगा। तो इसने पूछा है फोर्थ प्लेस पे कौन होगा। इसके लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराती हूँ, नेक्स्ट पेज पे करवाया है मैंने, ये रहा देखो। जैसे हमें ये दे रखे हैं फ्रैक्शन, इन्हें हम चेक करेंगे, इधर देखना एक बार, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11, ठीक है। इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे दो, जो हमें बड़ा मिलेगा ना हमसे सबसे पहले लार्जेस्ट को देख लेंगे, क्योंकि जो हमें फोर्थ प्लेस बताना है, फोर्थ प्लेस का मतलब है लार्जेस्ट से एक पहले वाला, यानी कि जैसे ये हमारा लार्जेस्ट होगा, इससे जो पहला होगा वो हमारा फोर्थ प्लेस होगा। तो हम इसमें ना बड़ा देखेंगे, कल जो वाला क्वेश्चन था उसमें हमने स्मॉलेस्ट देखा था, ठीक है, पीआरटी वाले में। टीजीटी वाले में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दूसरी फॉर्म में पूछ लिया, बस लार्जेस्ट की फॉर्म में। तो 2/5 की 3/8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऊपर देखेंगे बस, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही टर्म हम बड़ी मानेंगे। जैसे कि 8 दूनी 16, 5 दिए 15, ये बड़ी टर्म आ गई 2/5। अब 2/5 को हम आगे चेक करेंगे, 2/5 की मल्टीप्लाई किससे करी, इससे तो चेक कर ली हमने। नेक्स्ट हम करेंगे 4/9 से, 4/9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 5 चौके 20, मतलब ये टर्म हमारी बड़ी आई, ठीक है। अब जो हमारी बड़ी टर्म आएगी ना उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब बड़ी टर्म होगी हमारी 4/9, 4/9 को हम चेक करेंगे 5/13 के साथ, 5/13 के साथ करेंगे, 13 चौके 52 और 9 पंजे 45, फिर हमारी बड़ी टर्म आ गई
4/9। अब 4/9 जो है अब इन सब में बड़ा आ गया। अब लास्ट वाले से चेक करना, 6/11 से। 6/11 से करेंगे 11 चौक 44 और 9 छींग 54। तो हमारी लार्जेस्ट टर्म क्या आई? 6/11। लार्जेस्ट आ गई 6/11 और इससे छोटी कौन सी आ गई? 4/9। तो फोर्थ प्लेस ही हमसे पूछा है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 में बोला हुआ है कि फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स का एवरेज पूछा है। 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, उसके बाद 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13 एंड 17 हमारे क्या है? पहले 7 प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 का मतलब है ऑड पूछा है इनमें से। तो ऐसा तो ऑड पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे? इनके नंबर लिख लेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके कितने नंबर है, वही इनके ऊपर लिख लेंगे। हमें ऐसा नहीं समझ आ जाएगा कौन सा ऑड है। तो हमने लिख लिया ई कौन से 5वें नंबर पे होता है, जे कितने पे होता है? 10 पे होता है, एन कितने पे? 14 पे, ओ कितने? 15 पे। नेक्स्ट एच 8 पे, 8 नंबर होता है एच का, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है। नेक्स्ट के का होता है 11, पी का होता है 16 और एस का होता है 19 और यू का होता है 21। एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24। अब इसने पूछा है ऑड क्या है इसमें। ऑड के लिए देख लो, देखो 5 दूनी 10, नहीं सॉरी, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 बनेगा, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 बनेगा, 11 में 5 करेंगे 16 बनेगा, 14 में 5 करेंगे 19 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। उसके बाद 10 में 4 ऐड करेंगे 14 बनेगा, 13 में 4 ऐड करेंगे 17 बनेगा। उसके बाद 16 में अगर 4 करेंगे तो 20 बनेगा। यहाँ पे 19 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पकड़ में आ गई। उसके बाद 19 में 4 करेंगे 23 बनेगा। नेक्स्ट 14 से 15 नेक्स्ट है, 17 से 18 नेक्स्ट है, 19 से 21 है, जबकि यहाँ 20 होना चाहिए। 23 से 24, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। 79 क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। इसमें क्या बोला है कि अर्जुन ट्रैवल करता है हाफ डिस्टेंस को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कार से करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने पूछी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स जो है पहली स्पीड है, वाई जो दूसरी स्पीड है। 2 × 120 × 80, 120 प्लस 80, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 96 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, लास्ट क्वेश्चन है ये। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि 11 ऑरेंजेस को हमने 10 में ख़रीदा, 10 ऑरेंजेस को हमने 11 में ख़रीदा। तो गेन परसेंटेज पूछिए। गेन परसेंटेज के लिए क्या लिख दिया हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। मतलब ऑरेंज को और रुपीज़ को साथ में रख के कितने के? 11 ऑरेंज लिए 10 में, 11 ऑरेंज 10 में और 10 ऑरेंज कितने में लिए? ये ले लिए हमने 11 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 100, ये हो गए 21। जो 100 है वो हमारा CP है और 21 जो है हमारा SP है। मतलब 100 में ख़रीदे और 121 में बेचे, तो कितने का लाभ हुआ? 121 में से 100 घटा दो, 21 बचे। 21 का लाभ कितने पे हुआ? 100 पे हुआ। 100 क्या है? CP है और 100% के लिए इन्हें काट दो, 21% का गेन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये हो गई हमारे TGT साइंस की 90 क्वेश्चन जनरल मार्क्स के। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो PGT वाला कोई क्वेश्चन पेपर आएगा 2018 वाला। इस तरह में 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 का एग्ज़ाम तो अब होने वाला है। जनरल सेक्शन 24 तक मैं हर एक का करवाऊँगी एक्सप्लेन करके और मैथ रीजनिंग खुद से सॉल्व करके, बाकी जो और सेक्शन है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। इस तरह से मैंने करवाने के लिए सोचा है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है या फिर वीडियो आपको कैसी लगी, कोई सजेशन है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।